के पास जाता है और उस डॉक्टर से अपनी पत्नी के इलाज के लिए उस दवा की डिमांड करता है। डॉक्टर उससे दवा का मूल्य बताता है $2000। तो हीज वापस आता है, किसी तरह से पैसे का इंतजाम करता है, क्योंकि वो बड़ा निर्धन परिवार से था, निर्धन था, उसके पास कोई आय के साधन नहीं थे। वो अपने दोस्तों से उधार लेकर के अपने घर का सामान बेच करके किसी तरह से $1000 का इंतजाम कर लेता है और वो दोबारा डॉक्टर के पास जाता है। और जब वो दोबारा डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको दवा देने से मना कर देता है कि तुम $2000 लेकर के आओ, तभी मैं तुमको दवा दूंगा, उससे एक भी डॉलर कम में मैं तुमको दवा नहीं दूंगा, क्योंकि इस दवा को डेवलप करने में मैंने अपने जीवन के 30 साल लगा दिए हैं। हिंस निराश होकर के चला आता है और अल्टीमेटली वो डॉक्टर के क्लिनिक से उस दवा को चुराने का निश्चय करता है और वो एक रात जाकर के डॉक्टर के क्लिनिक से उस दवा को चुरा लेता है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है यहाँ पर कि हिंस ने जो चोरी की वो सही की या गलत की? हिंस को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या डॉक्टर उस दवा का मूल्य $2000 रख करके और उसको कम मूल्य में ना दे करके सही कर रहा था या गलत कर रहा था? इन दो प्रश्नों का उत्तर अलग अलग व्यक्ति अपने मोरल जजमेंट के आधार पर अलग अलग तरह से दे सकता है। तो हर बार ये कहानी सुना करके, बिल्कुल दीपक चंद जी, आप अभी ऐसा कह रहे हो कि चोरी करके उसने गलत किया। एक व्यक्ति यहाँ पर ये कह सकता था कि भाई उसने सही किया, उसे अपनी पत्नी की जान बचानी थी। अलग अलग स्टेजेस में हम जिस स्टेज में होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मोरल जजमेंट अलग अलग हो सकता है। अब आगे डिस्कशन के दौरान इस कहानी को याद रखिएगा। सवाल ये था कि हिंस ने चोरी की, वो सही किया ये गलत किया। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर इस कहानी के आधार पर कि भाई चोरी तो नहीं करनी चाहिए थी, चोरी करना गलत है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल चोरी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी पत्नी की जान बचानी थी। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल चोरी करके उसने सही किया क्योंकि उसे अपनी पत्नी की जान बचानी थी, तो अगर उससे ये, उन व्यक्तियों से ये प्रश्न किया जाए कि अगर वो उसकी पत्नी ना होती या वो अपनी पत्नी को प्रेम ना करता होता, तब भी क्या वो चोरी करता? तब इस कंडीशन पे हमारा जजमेंट बदल जाएगा। तो खैर, अलग अलग लोग अब इन कहानियों पे अपना जजमेंट अपने मोरल डेवलपमेंट के आधार पर अलग अलग तरह से देते हैं। तो आगे हीज के वो कोलबर के पास इस प्रकार की 12 कहानियों का एक सेट था और 12 कहानियां सुना करके उनसे बच्चों से जजमेंट करते थे कि बच्चा मोरल डेवलपमेंट की किस स्टेज में है। और इसके आधार पर उन्होंने मोरल डेवलपमेंट को कुल 3 लेवल्स में बांटा। मोरल डेवलपमेंट के कुल कितने लेवल्स हैं? मोरल डेवलपमेंट के कुल 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से लेवल्स हैं? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। उन पे आगे अभी चर्चा करेंगे। पहले 2 शब्दों को यहाँ पर समझ लेते हैं कि मोरल डिलेमा से क्या आशय है और मोरल रीजनिंग से क्या आशय है। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। तो नैतिक दुविधा वो स्थिति होती है जब हमें सही या गलत का निर्णय करने के लिए संघर्ष करना पड़े। हमारे पास 2 रास्ते हों, एक रास्ता सही होगा, एक रास्ता गलत होगा। जाके पाए पाँव न फाटे बीमाई, जाके ना फाटे पैर बीमाई, ताका जाने पीर पराई। हाँ, सही है। तो यहाँ पर मोरल डिलेमा क्या है? वह स्थिति जहां व्यक्ति को सही और गलत का निर्णय लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उस स्थिति को मोरल डिलेमा कहा जाएगा, नैतिक दुविधा कहा जाएगा। हम सबके सामने कई बार नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जिस तर्क के आधार पर, जिस समझ के आधार पर हम सही या गलत का निर्णय करते हैं, वो तर्क कहलाएगा नैतिक तर्कणा या मोरल रीजनिंग। तो यहाँ पर इन 2 शब्दों का भी अर्थ समझ लीजिएगा, मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग का। खैर, अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास की अवस्था, नैतिक विकास को कुल 3 स्तरों में बांटा। पहला स्तर है पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा है परंपरागत नैतिकता का स्तर, यानी कन्वेंशनल मोरालिटी का स्तर। और तीसरा है
उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्रत्येक स्तर को नैतिक विकास के उन्होंने दो अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है। प्रत्येक स्तर को उन्होंने दो अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है। जैसा सबसे पहला पूर्व परंपरागत स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर को उन्होंने दो अलग अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, यानी दंड और आज्ञा पालन से संचालित होने वाली अवस्था, या ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। पूर्व परंपरागत नैतिकता की ही दूसरी अवस्था है व्यक्तिपरकता और विनिमय की अवस्था, यानी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेट। व्यक्तिपरकता और विनिमय, अभी मैं इनके अर्थ आप लोगों को समझाऊंगा। इसके बाद आता है नैतिक विकास का दूसरा स्तर, यह है परंपरागत नैतिकता का स्तर, यानी कन्वेंशनल मोरालिटी। इसकी दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था यानी नैतिक विकास की तीसरी अवस्था है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था। और चौथा चरण है, यह चौथी अवस्था है, यानी परंपरागत नैतिकता का की दूसरी अवस्था, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाली अवस्था, यानी सामाजिक नियमों और कानूनों का पालन करने वाली अवस्था, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर स्टेज। इसके बाद आता है उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर, यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। उत्तर परंपरागत स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसकी दो अवस्थाएं हैं। नैतिक विकास की पांचवी अवस्था का नाम है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों की अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। और छठवीं अवस्था नैतिक विकास की जो उच्चतम अवस्था है उसका नाम है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की अवस्था, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की अवस्था। तो नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। प्रत्येक स्तर को दो अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है। तो इस तरह से नैतिक विकास के 3 स्तर हुए और नैतिक विकास की प्रक्रिया की कुल 6 अवस्थाएं हुई। यहां ध्यान देने की बात है कि कोलबर्ग ने आयु के आधार पर कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया है। कोलबर्ग ने कहीं इनको एज के आधार पर क्लासिफाई नहीं किया। उनका मानना है कि अलग अलग व्यक्ति, एक व्यक्ति सेम एज का पूर्व परंपरागत स्तर में हो सकता है तो दूसरा व्यक्ति सेम एज का परंपरागत स्तर में भी हो सकता है। यानी एज के आधार पर उन्होंने कोई एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं किया। फिर भी हम अपने समझने के लिए मान सकते हैं कि ज्यादातर जो बच्चे होंगे, यानी 16-17 साल तक के बच्चे, 18 साल की एज तक के जो बच्चे होंगे वो पूर्व परंपरागत स्तर में होते हैं। 18 साल से लेकर के 40, 45, 50 साल तक के जो लोग होते हैं वो मोस्टली परंपरागत स्तर में होते हैं। और 50 साल की एज से ज्यादा के जो लोग होते हैं वो उत्तर परंपरागत स्तर में होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति 50 साल की एज से जो ज्यादा है वो जरूरी नहीं कि उत्तर परंपरागत स्तर में ही हो। तो इसको एज के आधार पर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कंफ्यूज ना होइएगा, भ्रमित ना होइएगा। एज के आधार पर इसका कोई क्लासिफिकेशन कोलबर्ग के द्वारा नहीं किया गया है। नैतिक विकास की कुल 3 स्तर हैं और प्रत्येक स्तर को 2 अलग अलग उप अवस्थाओं में बांटा है। इस प्रकार से नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं हैं। एक एक करके हम आते हैं सभी स्तरों पे। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व परंपरागत स्तर की। अच्छा, पूर्व परंपरागत स्तर नैतिक विकास का वह स्तर होता है जहां पर व्यक्ति में सही और गलत की कोई स्पष्ट समझ नहीं होती। जो व्यक्ति नैतिक विकास के इस स्तर में होगा, पूर्व परंपरागत स्तर में होगा, तो सही गलत का निर्णय 2 आधार पे करता है। पहला आधार क्या होगा उसका कि जिस चीज के लिए दंड मिले वो चीज गलत है, जिस चीज के लिए शाबाशी मिले, पुरस्कार मिले, वो चीज सही है। और दूसरा आधार क्या होगा कि जिस चीज में हमारा फायदा हो वो सही है और जिस चीज में हमारा नुकसान हो वो चीज गलत है। तो पूर्व परंपरागत स्तर में सही गलत की कोई स्पष्ट समझ नहीं होती है। पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिक तर्क इतना विकसित नहीं होता कि हम नैतिकता के आधार पर सही निर्णय ले सके। पूर्व परंपरागत स्तर में जो व्यक्ति होगा उसकी नैतिकता का फोकस किस बात पे होता है कि जो चीज फायदेमंद है हमारे लिए वो सही है, जिस चीज से हमारा नुकसान हो रहा है वो चीज
गलत है। जिस चीज के लिए पनिशमेंट मिल सकती हो वो चीज गलत है, जिस चीज के लिए पनिशमेंट ना मिले, रिवार्ड मिले, वो चीज सही है। तो अब इसमें जो पहली स्टेज है दंड और आज्ञा पालन की अवस्था, तो दंड और आज्ञा पालन की अवस्था में जो बच्चा होगा, जो व्यक्ति होगा, वो सही गलत का निर्णय किस आधार पे करेगा कि अगर कोई चीज करने पर पनिशमेंट मिलनी है तो वो चीज गलत है, अगर पनिशमेंट नहीं मिलनी तो वो चीज सही है। क्या मतलब हुआ कि अगर चोरी करने के बाद पकड़े ना जाए, पनिशमेंट ना मिले तो चोरी करना सही है, लेकिन अगर चोरी करने के बाद पकड़े गए तो चोरी करना गलत है। कुल मिलाकर के सही गलत का निर्णय सजा से बचने के आधार पर होता है। इसमें कार्य के पीछे की मंशा को व्यक्ति नहीं समझता है, केवल उसके परिणाम को देखता है। तो कोई व्यक्ति जो दंड और आज्ञा पालन अभिमुख अवस्था में होगा, तो हीन्स की कहानी सुन करके वो क्या रिस्पॉन्स करेगा? वो कह सकता है कि भाई चोरी तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर चोरी कर ली उसने, पकड़ गया तो उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए वो कहेगा कि भाई चोरी करना ठीक नहीं है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति वो ये कह सकता है कि अगर वो अपनी पत्नी से प्रेम करता होगा, तब तो वो ये सोचेगा कि भाई मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे जेल जाना पड़ेगा, भले मेरी पत्नी मर रही है तो मर जाए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। माने लेकिन फिर वो ये भी सोचेगा कि कहीं ऐसा हो जाए कि मैं चोरी कर लूं और पकड़ा ना जाऊं और मेरी पत्नी की जान भी बच जाए, तब ये सही है। माने वो एग्जैक्टली नहीं जान रहा कि चोरी करना सही है कि गलत है। तो इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति दंड और आज्ञा पालन अभिमुख अवस्था में होता है। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे सपोज करिए कोई एक क्लर्क किसी ऑफिस में जॉब करता है, कोई क्लर्क किसी ऑफिस में जॉब करता है और वो गुटखा खाता है, पान चबाता है, तो क्या करता है, वही कोने में थूकता रहता है, वही कोने में थूकता जाता है। उसको ये पता नहीं कि भाई मुझे गुटखा खा करके ऑफिस में नहीं थूकना चाहिए इस तरह से। एक दिन उसका बॉस आकर के उसको देख लेता है। बॉस कहता है कि अब अगर तुमने दोबारा ये काम किया तो तुम्हारे ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो थूकना बंद कर देता है। किस डर से थूकना बंद कर देता है? क्योंकि अब उसको फाइन का भय है। यानी उसको ये नहीं पता कि गुटखा खा करके थूकना एक गलत आदत है, उसको ये लग रहा है कि अगर मैंने अब थूका तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझ पर फाइन लगा दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की सोच वाला व्यक्ति किस अवस्था में है? इस प्रकार की सोच वाला व्यक्ति दंड और आज्ञा पालन की अवस्था में है, यानी नैतिक विकास की पहली अवस्था में। इसके बाद आती है नैतिक विकास की यही पहली अवस्था पे मैंने इस पे आपसे डिस्कशन कर लिया कि हीन्स की कहानी सुनकर के कोई व्यक्ति कहेगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करने पे जेल हो जाएगी। दूसरी तरफ वो ये भी सोच सकता है कि भाई अगर मैंने चोरी नहीं की तो मेरी पत्नी की मौत हो जाएगी और मुझ पे अपनी पत्नी की मृत्यु का इल्जाम समाज लगा देगा, लोग लगा देंगे। यानी उसमें कोई नैतिक तर्क नहीं है, वो केवल परिणाम के आधार पर जजमेंट कर रहा है कि सही है कि गलत। तो किस अवस्था में? वो अभी दंड और आज्ञा पालन की अवस्था में है। इसके बाद आती है नैतिक विकास की दूसरी अवस्था, वह है व्यक्ति परकता और विनिमय। इस अवस्था में जो व्यक्ति होगा उसकी सोच क्या कैसी होती है? तुम मेरी पीठ खुजाओ तो मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। मतलब क्या हुआ इसका कि तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, तुम मेरे लिए फायदेमंद हो तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। यानी इस प्रकार का व्यक्ति हद दर्जे का स्वार्थी होता है। वो हर चीज के सही या गलत का निर्णय लेने से पहले ये सोचता है कि ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है, ये चीज मेरे लिए नुकसानदायक है, इससे अगर मेरी हानि हो रही किसी सही चीज से भी तो सही चीज भी गलत है, मेरा फायदा किसी गलत चीज से भी हो रहा है तो गलत चीज सही है। यानी तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। स्क्रैच माई बैक एंड आई विल डू द सेम फॉर यू। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मेरी खुजली मिटाओ तो मैं तुम्हारी खुजली मिटाऊंगा। तो इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति नैतिक विकास की दूसरी अवस्था में होता है। यानी वो पूरी तरह से सही गलत का निर्णय अपने फायदे के आधार पर करता है। जो व्यक्ति इस सोच में होगा, इस अवस्था में होगा, वो कहेगा कि भाई
मुझे दवा चुरा लेनी चाहिए थी हेम्स को, क्योंकि अगर दवा चुरा लेगा तो उसकी पत्नी बच जाएगी, उसका ख्याल रखेगी बचने के बाद और उसकी सेवा करेगी। तो दूसरी तरफ वो कह सकता है कि भले मेरी पत्नी तो बच जाएगी हिंस की, लेकिन हिंस को जेल जाना पड़ेगा तो उसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, तो पत्नी के जिंदा रहने का भी क्या फायदा। यानी वो किस आधार पर निर्णय ले रहा है, वो सही या गलत का निर्णय अपने फायदे या अपने नुकसान के आधार पर ले रहा है। चोरी करने से मेरा फायदा है तो सही है, चोरी करने से मेरा नुकसान है तो ये एकदम गलत है। इसके बाद आता है नैतिक विकास का दूसरा स्तर, परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल नैतिक विकास का वह स्तर है जिसमें आकर के कोई व्यक्ति सही और गलत को थोड़ा समझने लगता है, उसे पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। उदाहरण के तौर पे आप एक जो शराब पीने वाला कोई व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति है कोई जो शराब पीता है, अगर आप उससे पूछोगे कि भैया शराब पीना सही बात है कि गलत बात है, तो कहेगा कि बिल्कुल शराब पीना गलत बात है। फिर तुम क्यों पीते हो? अब क्या करूं, कंट्रोल नहीं होता। माने एक शराबी व्यक्ति खुद कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़ी होकर के शराब पिए, लेकिन वो खुद शराब पीता है, शराब नहीं छोड़ पा रहा है। यानी अब उसमें इस बात की समझ तो है कि शराब पीना गलत बात है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा है कई बार। तो कुल मिलाकर के जब कोई व्यक्ति परंपरागत नैतिकता के स्तर पे होता है तो उसमें सही गलत की समझ विकसित हो जाती है, सही गलत की समझ उसमें विकसित हो जाती है और उसका निर्णय सोशल नॉर्म से प्रभावित होने लगता है, समाज के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों से प्रभावित होने लगता है। तो कुल मिलाकर के परंपरागत नैतिकता के स्तर में जो पहली अवस्था है, यानी नैतिक विकास की तीसरी अवस्था, इस तीसरी अवस्था का नाम है, उन्होंने कहा, इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस स्टेज या अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। यानी इसमें सही गलत का निर्णय अपनी छवि के आधार पर होता है कि सोसाइटी में हमारी इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति में सही गलत की समझ डेवलप हो जाती है। वो सोचता है कि भले गलत काम करे लेकिन वो इस तरह से करे कि समाज में उसकी छवि खराब ना हो। यहाँ पर वो सोसाइटी के बारे में भी सोचने लगता है और सोसाइटी में अपनी इमेज अच्छी बनाना चाहता है। ठीक है, सोशल नॉर्म्स हैं वो उनको फॉलो करता है, जो स्टीरियोटाइप इमेजेस हैं उनको फॉलो करता है। ठीक है, और यहाँ पर वो अब कार्य के परिणाम से ज्यादा कार्य के पीछे के उद्देश्य पर विचार करना शुरू कर देता है। इस स्तर पे आकर के, इस अवस्था में आकर के, यानी नैतिक विकास की तीसरी अवस्था में आकर के। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 17-18 साल का एक किशोर है, कोई लड़का है 17-18 साल का, उसको ये पता है कि सिगरेट पीना गलत बात है, अगर मैं सिगरेट पीऊंगा तो मेरे पापा को अच्छा नहीं लगेगा, मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे टीचर्स देखेंगे तो मेरी इमेज खराब होगी। लेकिन फिर भी वो सिगरेट पीता है, और कैसे पीता है, वो छुप करके पीता है कि कोई उसको देख ना ले। तो हम कह सकते हैं कि किस स्टेज में है, अभी किस स्टेज में है वो, अभी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज में है। कोई जान रहा है कि भाई सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो पी रहा है। एक लड़की से उसकी सहेलियां कहती हैं कि चलो आज हम लोग क्लास बंक करके फिल्म देखने चलते हैं। तो लड़की कहती है कि भाई मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मेरी मम्मी को पता चल गया तो नाराज होंगे, उनको बुरा लगेगा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। तो जब वो अपनी इमेज के बारे में कोई ज्यादा सोच रहा है तो कैसी अवस्था है, तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, यानी उसमें सही गलत की समझ तो आ गई है, सही गलत की समझ विकसित हो गई है। फिर उसकी सहेली उस लड़की से कहती हैं कि भाई मम्मी को नहीं पता चलेगा, हम लोग क्लास के बीच से जा रहे हैं, स्कूल खत्म होने पे वापस आ जाएंगे। तो हो सकता है वो लड़की तैयार भी हो जाएगी, ठीक है अगर मम्मी को नहीं पता चलेगा तो चलते हैं। यानी अब यहाँ पर वो अपनी इमेज पे ध्यान दे रहा है व्यक्ति कि मेरे किसी काम को करने से समाज में मेरी इमेज कैसी बनेगी, और उसके आधार पर वो सही और गलत का निर्णय लेता है। अब जो व्यक्ति नैतिक विकास की इस तीसरी अवस्था में होगा, हेन्स की कहानी सुनकर के वो क्या प्रतिक्रिया देगा, वो इसके पक्ष में क्या उत्तर देगा और इसके विपक्ष में क्या उत्तर देगा। पक्ष में उत्तर दे सकता है कि भाई उसको दवा चुरा लेनी चाहिए थी,
क्योंकि अगर उसने दवा चुरा ली तो भले उसको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन यही कहा जाएगा कि वो एक अच्छा पति था जो अपनी पत्नी को प्रेम करता था। और अगर उसने अपनी पत्नी को मर जाने दिया तो पूरा समाज उसे क्या कहेगा, क्या निर्दयी व्यक्ति था, स्वार्थी व्यक्ति था, अपनी पत्नी की जान भी नहीं बचा सका। तो इसके विपक्ष में कोई व्यक्ति ऐसी भी सोच रख सकता है कि भाई चोरी करेगा तो समाज उसको चोर कहेगा और उसकी इमेज खराब हो जाएगी, इसलिए उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। मतलब टोटल फोकस किस बात पे? सही गलत का अंदाजा तो है, लेकिन टोटल फोकस किस बात पे? टोटल फोकस है इस बात पर कि इस काम को करने के बाद मेरी इमेज कैसी बनेगी समाज में। तो ये है परंपरागत नैतिकता के स्तर की पहली अवस्था, यानी नैतिक विकास की तीसरी अवस्था, जिसको गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कहा है लॉरेंस गोलबर्ग ने। ज्यादातर जो किशोर वही लड़के लड़कियां होते हैं 18, 19, 20 साल, 25 साल की उम्र तक, वो लोग नैतिक विकास की इस तीसरी अवस्था में होते हैं अधिकांश। इसके बाद आता है नैतिक विकास की चौथी अवस्था, यानी परंपरागत स्तर का की दूसरी अवस्था और ओवरऑल नैतिक विकास की चौथी अवस्था। यह है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी सामाजिक नियमों और कानूनों का पालन करने वाली अवस्था। इस एज पे आकर के, इस स्टेज पे आकर के किसी भी व्यक्ति का जो फोकस होता है उसके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि मेरे इस काम को करने से समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। कानून तथा व्यवस्था विन्यास, दीपक जी बिल्कुल सही है। इस स्टेज पे आकर के कोई भी व्यक्ति सही गलत का निर्णय अब समाज के बारे में सोच करके लेता है, सोसाइटी के बारे में सोच करके लेता है। अब यानी क्या हुआ, उसकी नैतिकता का इस तरफ विकसित हो गया। इस स्टेज पे आकर के व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि भाई समाज ने जो नियम बनाए हैं मुझे उनका पालन करना चाहिए, जो कानून बने हैं मुझे उनका पालन करना चाहिए, और जो व्यवस्था बनी है मुझे उसका पालन करना चाहिए। और वो सोचता है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो समाज में क्या होगी, एनार्की बढ़ जाएगी, केओस बढ़ जाएगा, यानी समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो ज्यादातर लोग, कोलबर्ग का मानना है कि ज्यादातर लोग नैतिक विकास की चौथी अवस्था तक ही पहुंच पाते हैं और अधिकांश लोग नैतिक विकास के उत्तर परंपरागत स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इस स्टेज पे जो प्राइमरी क्वेश्चन क्या होता है, इस स्टेज पे प्राइमरी क्वेश्चन होता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। जैसे इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक लड़का है जो किसी लड़की से प्रेम करता है और दोनों का धर्म अलग अलग है, यानी वो लड़की से प्रेम करता है, वो अंतर धार्मिक विवाह करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, समाज में मेरी क्या प्रतिष्ठा रहेगी, परिवार की क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। तो इस सब को सोच करके वो उस विवाह की अपनी योजना को टाल देता है। तो व्यक्ति अभी नैतिक विकास की किस अवस्था में है, नैतिक विकास की इस चौथी अवस्था में है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था में है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम में से ज्यादातर लोग नियम कानून का पालन करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हम पुलिस के पचड़े में पड़े, कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमको कोर्ट कचहरी करना पड़े। बिल्कुल सामाजिक नियमों का हम पालन करने पे हमारा पूरा फोकस होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम। एक व्यक्ति है जो जब भी घर से निकलता है तो वो हेलमेट लगा के निकलता है बाइक पे, ठीक है, और वो ये सोचता है कि अगर मैंने हेलमेट नहीं लगाया तो मेरा फाइन हो जाएगा। तो नैतिक विकास की किस अवस्था में है वो, अभी वो नैतिक विकास की पहली अवस्था में है, दंड तथा आज्ञा पालन की अवस्था में। लेकिन जब व्यक्ति ये सोचने लगे कि भाई अगर मैं हेलमेट लगा के नहीं गया तो मैं एक कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ, एक नियम का उल्लंघन कर रहा हूँ, साथ ही साथ हेलमेट लगाना मेरी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, और अगर मैंने हेलमेट ना लगाया तो मुझे देख करके मेरे बच्चे भी हेलमेट नहीं लगाएंगे। तब हम कहेंगे कि वो नैतिक विकास के परंपरागत नैतिकता स्तर में है, यानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की अवस्था में है। आगे हम इनको कुछ और एग्जाम्पल से समझेंगे। इस अवस्था का कोई व्यक्ति
हिंस की कहानी सुन करके क्या रिस्पॉन्स देगा। अगर उसके फेवर में रिस्पॉन्स देगा तो क्या रिस्पॉन्स देगा कि भाई बिल्कुल हिंस को दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये करना कानून के खिलाफ है। भले उसकी पत्नी मर जाती, उसको जरूरत थी, बात ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अपनी भावनाओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नियम कानून नहीं तोड़ना चाहिए। वो ऐसा जवाब देगा। और कोई अगर चोरी करने के फेवर में जवाब देगा तो कहेगा कि भाई ठीक है, पत्नी की जान बचानी थी, उसने चोरी कर ली, अच्छी बात है, चोरी कर लो, लेकिन फिर भी चोरी करने से गलत उदाहरण जाएगा, उसे अपना अपराध स्वीकार करके चोरी का दंड भी भुगत लेना चाहिए। यानी पूरा फोकस किस बात पे है? पूरा फोकस नियमों का पालन करने पे है। तो ये नैतिक विकास का दूसरा स्तर है, यानी परंपरागत स्तर। हम में से ज्यादातर लोग, हम में से अधिकांश लोग नैतिक विकास के इस दूसरे स्तर या परंपरागत स्तर तक ही पहुंच पाते हैं। इसके बाद आता है नैतिक विकास का तीसरा स्तर, यानी उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर। इस स्तर के बारे में कोलबर्ग का मानना है कि 10% लोग या 15% लोग ही नैतिक विकास के इस स्तर तक पहुंच पाते हैं, और 85-90% लोग केवल नैतिक विकास के दूसरे स्तर तक पहुंच पाते हैं। तो उत्तर परंपरागत स्तर ये नैतिक विकास का तीसरा और उच्चतम स्तर है। इस स्तर पे जो व्यक्ति होगा वो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचेगा, अपने से ज्यादा वो समाज के बारे में सोचेगा। इस स्तर का व्यक्ति खुद का नुकसान कर लेगा, लेकिन हो सकता है वो समाज को कुछ देना चाहेगा। इस स्तर का व्यक्ति स्वतंत्रता, न्याय, समाज कल्याण जैसी अवधारणाओं पे विश्वास करता है। और इस स्तर पे जो व्यक्ति होगा उसके अपने स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स मीन्स उसके अपने सिद्धांत होते हैं, जिन सिद्धांतों से वो कभी समझौता नहीं करता, हर हाल में अपने उन सिद्धांतों पर वो खरा उतरता है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम सबने महात्मा गांधी की एक कहानी सुनी होगी। महात्मा गांधी के पुत्र की तबीयत खराब हुई, तो जब पुत्र की तबीयत खराब हुई तो छोटा था बेटा, डॉक्टर ने कहा कि इसको दूध पिलाओ। अब वो लड़का बिना चीनी के दूध पीता नहीं था। खैर, चीनी की व्यवस्था की गई और लड़के को चीनी के साथ दूध दिया जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, कस्तूरबा के किचन में, यानी गांधी जी का जो व्यक्तिगत किचन था, उस किचन में चीनी खत्म हो गई। तो कस्तूरबा ने क्या किया, कस्तूरबा गांधी ने अपने बच्चे को दूध में चीनी मिलाने के लिए उन्होंने 1 चम्मच चीनी आश्रम के किचन से निकाल ली। साबरमती आश्रम का जो सार्वजनिक किचन था उससे निकाल ली और दूध में घोल करके वो पिला दिया। अब वो चाहती तो छुपा जाती, गांधी जी से बात ना बताती, लेकिन वो खुद भी गांधी जी की पत्नी थी। तो अल्टीमेटली उन्होंने गांधी से बताया कि भाई मैंने ऐसा काम किया है, चीनी नहीं थी तो मैंने बच्चे को चीनी इस प्रकार से पिला दी, दूध में घोल करके, आश्रम के किचन से लेकर के। गांधी जी इस बात से बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा आश्रम की जो संपत्ति है वो मेरी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, और तुमने ऐसा करके गलत काम किया है। अब इसकी भरपाई करने के लिए तुम और मैं अगले 3 दिनों तक उपवास करेंगे। तो ये गांधी का एक प्रिंसिपल था कि आश्रम से मैं 1 चम्मच चीनी भी नहीं लूंगा। और उसकी भरपाई करने के लिए अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया। तो हम कह सकते हैं कि ये नैतिकता का उच्चतम स्तर है, नैतिकता की उच्चतम अवस्था है। यानी इस स्तर पे आकर के व्यक्ति अपने सिद्धांतों से बिल्कुल भी समझौता नहीं करता, खुद के कल्याण से ज्यादा वो समाज के कल्याण के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं, यानी नैतिक विकास की जो 5वीं अवस्था है वो सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार की अवस्था, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में आकर के व्यक्ति ये सोचता है कि नियम और कानून समाज की भलाई के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगर किसी नियम और कानून से समाज का नुकसान हो रहा हो तो उस नियम को तोड़ा भी जा सकता है। यानी इस स्टेज पे आकर के व्यक्ति ये समझता है कि नियम तोड़े जा सकते हैं,
अगर उससे किसी का अहित हो रहा हो। इस स्टेज पे जो व्यक्ति होगा तो वो क्या जवाब देगा, फेवर में क्या जवाब देगा हिंस की स्टोरी के, कि भाई हिंस को दवा चुरा लेनी चाहिए थी, बिल्कुल चुराना चाहिए, क्योंकि ये माना जा सकता है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन किसी को अपनी आंखों के सामने मरते देना, मरते हुए देखना, ये और भी ज्यादा गलत बात है। यानी जान बचाने से ज्यादा अच्छी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती, इसलिए हिंस को चोरी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन इस अवस्था में जो व्यक्ति होगा, दीपक चंद जी क्या उचित है, अभी थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। इस अवस्था में जो व्यक्ति होगा, इस अवस्था में व्यक्ति कहेगा कि भले वो हिंस की पत्नी ना होती, कोई दूसरा व्यक्ति होता, अगर दूसरे की जान बचाने के लिए भी चोरी करनी पड़ती तो चोरी करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर कोई गांधी जी जैसा व्यक्ति होता तो कहता भले पत्नी मर जाए लेकिन चोरी मैं तब भी नहीं करूंगा, हिंस को चोरी तब भी नहीं करनी चाहिए थी। तो उत्तर परंपरागत नैतिकता का जो ये पांचवा स्तर है, पांचवी अवस्था है, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इसके बाद आता है नैतिक विकास की उच्चतम अवस्था, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की स्टेज। ठीक है। इस अवस्था में आकर के व्यक्ति सही गलत का निर्णय अपने सिद्धांतों के आधार पर करता है। भले ही कोई काम नैतिक दृष्टि से गलत हो, लेकिन अगर उसके सिद्धांतों के अनुसार वो काम सही लग रहा है तो उस काम को कर जाएगा। यानी इस अवस्था में आकर के व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं करता। ज्यादातर जो महापुरुष हुए, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ के नाम लिखे हैं, मार्टिन लूथर किंग हो गए, गांधी जी हो गए, सुकरात हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, और तमाम हम नाम ले सकते हैं यहाँ पर, वो अपने सिद्धांतों से कभी पीछे नहीं हटे। इस अवस्था वाला व्यक्ति क्या जवाब देगा कि भाई हर हाल में दवा चुरा लेनी चाहिए थी, क्योंकि किसी का भी जीवन बचाना हो, किसी का भी जीवन बचाना हो तो उसके लिए चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर हाल में जिंदगी बचाई जानी चाहिए। और कोई दूसरा बहुत किसी का सिद्धांत होगा कि मैं जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा, तो भले मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, भले मेरा सब कुछ समाप्त क्यों ना हो जाए, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। ये हो गई सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की अवस्था, नैतिक विकास की उच्चतम अवस्था। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। चंद्रशेखर आजाद की उम्र मात्र 12 वर्ष थी, और उस समय किसी मूवमेंट में भाग लेने के आजादी की लड़ाई के दौरान, जब 12 साल की उम्र में गांधी जी से प्रभावित होकर के वो असहयोग आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब जब उस आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कोई रैली में पार्टिसिपेट कर रहे थे नारे लगाते हुए, चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया, 12 साल के लड़के को। जब चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में जब प्रस्तुत किया गया, तो वो कहानी आप लोगों को पता होगी। जज ने उनसे पूछा चंद्रशेखर से कि तुम्हारा नाम क्या है, तब चंद्रशेखर ने बताया मेरा नाम आजाद है। घर कहाँ है, उन्होंने बताया जेल खाना है। ठीक है। फाइनली जज ने कहा यार तुम्हारी उम्र बहुत कम है, माफी मांग लो, तुम सॉरी बोल दो जो तुमने किया, और कह दो कि दोबारा ऐसा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आजाद ने कहा कि तुम्हें मुझे मार देना है तो मार दो जज साहब, आपको जो पनिशमेंट देना है वो पनिशमेंट दो, लेकिन मैं दोबारा जब छूट के जाऊंगा तो दोबारा भी यही काम करूंगा। क्या चंद्रशेखर आजाद को 15 बेंत मारने की सजा दी गई, आप लोगों की घटना पता होगी। और 15 बेंत मारे गए चंद्रशेखर आजाद को, 12 साल के लड़के को, और हर बेंत के साथ उनके मुंह से केवल 2 बातें निकली, महात्मा गांधी जिंदाबाद और भारत माता की जय। यानी 12 साल का वो लड़का किस स्तर पे था नैतिक विकास के, वो नैतिक विकास के उच्चतम स्तर पे था। यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की अवस्था में था वो व्यक्ति। भगत सिंह ने जेल में सिर्फ रहते हुए सिर्फ अखबार और पुस्तकों के लिए आमरण अनशन किया, और अल्टीमेटली उन्होंने देश के लिए खुद की जान दे दी। किस स्तर में, किस अवस्था में रहे होंगे वो नैतिक विकास की उच्चतम अवस्था में रहे होंगे।
तो ये तो खैर महापुरुषों की बात हो गई। अब हम कुछ सामान्य एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये तीनों अवस्थाएं और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। एक पुलिस ऑफिसर है, तो जब एक पुलिस ऑफिसर है, उसका काम है अपराधियों को, चोरों को, बदमाशों को पकड़ना। वो किसी अपराधी को गिरफ्तार करता है, किसी अपराधी को पकड़ लेता है और जाके बंद कर देता है जेल में। शाम के समय उसके पास मंत्री जी का फोन आता है कि तुमने कैसे कर दिया, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, ट्रांसफर करवा दूंगा, छोड़ो उसको तुरंत। तो पुलिस वाला कहता है अरे मंत्री जी नाराज ना होइए, मैं तुरंत छोड़ता हूँ उसको। और वो ले जाकर के उसको छोड़ देता है। किस चीज से भयभीत हो गया वो? दंड से भयभीत हो गया। तो नैतिक विकास की किस अवस्था में है वो? पहली अवस्था में है, दंड और आज्ञा पालन की अवस्था में है। या अपराधी को उसने गिरफ्तार कर लिया और उसके उच्च अधिकारी ने उसको आदेश दे दिया कि छोड़ो इसको, तो उसने आदेश का पालन करते हुए उसको छोड़ दिया। तो नैतिक विकास की पहली अवस्था में। दूसरी कंडीशन, अपराधी को गिरफ्तार करके ले आया, जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद करने के बाद मंत्री जी का फोन आया कि भाई इसको छोड़ो। उसने छोड़ने से मना कर दिया कि मंत्री जी मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको, आपको जो करना हो कर लो। जब तक कोर्ट से मुझे आदेश नहीं मिलता, जब तक मुझे लिखित आदेश नहीं मिलता, तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही उसको लिखित आदेश मिला, तो लिखित आदेश मिलने पर, कोर्ट का आदेश मिलने पर वो उस अपराधी को छोड़ देता है। तो नैतिक विकास की किस स्तर में है? वो परंपरागत स्तर में है, यानी कन्वेंशनल लेवल पे है। एक तीसरी स्थिति हो सकती है कि एक पुलिस ऑफिसर किसी अपराधी को गिरफ्तार करता है। अब जब गिरफ्तार करता है तो मंत्री जी का फोन आता है, तो मंत्री जी कहते हैं वर्दी उतरवा दूंगा तुम्हारी। तो पुलिस वाला कहता है कि आपको जो करना हो मंत्री जी करिए, ये आदमी समाज के लिए वायरस है, खतरा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उसके अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों का आदेश भी आ जाता है, तो वो आदेश फाड़ के फेंक देता है। वो कहता है इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे मेरी नौकरी चली जाए। तो वो पुलिस ऑफिसर नैतिक विकास के किस स्तर में है? वो पुलिस ऑफिसर नैतिक विकास के तीसरे स्तर में है, यानी उत्तर परंपरागत स्तर में। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जब आप सही गलत का निर्णय पनिशमेंट के आधार पर, ऑर्डर के आधार पर, कार्य के परिणाम के आधार पर करें, तो आप नैतिक विकास की पहली अवस्था या पहले स्तर में है। जब आप सही गलत का निर्णय समाज के नियमों के आधार पर करें, तो आप नैतिक विकास के दूसरे स्तर में हैं। और जब आप सही गलत का निर्णय अपने सिद्धांतों के आधार पर करें, तो आप नैतिक विकास के तीसरे और सबसे उच्चतम स्तर में हैं। तो ज्यादातर लोग, लॉरेंस कोलबर्ग कहते हैं कि ज्यादातर लोग नैतिक विकास के इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। सीटीईटी की परीक्षा में आया हुआ एक प्रश्न लेता हूं मैं यहाँ पर। कॉलेज में पढ़ने वाला एक 16 वर्षीय किशोर रैगिंग के सख्त खिलाफ है, और उसको ऐसा लगता है कि कॉलेज में रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर रैगिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रैगिंग करना कानूनी रूप से गलत है। तो नैतिक विकास के किस स्तर में है वो नैतिक विकास के परंपरागत स्तर में है, कानूनी रूप से गलत है। तो नैतिक विकास के परंपरागत स्तर में है, ठीक है। यानी वो रैगिंग उस कंडीशन पे कर सकता है अगर कानून उसे इजाजत दे दे, तो रैगिंग कर सकता है। अब अगर वही 16 वर्षीय किशोर ये कहे कि भाई रैगिंग करना बिल्कुल गलत है, भले मुझे इजाजत दे कानूनी रूप से, भले ही सही हो, लेकिन मैं रैगिंग नहीं करूंगा, मैं इसका विरोध ही करूंगा हर कीमत पे, क्योंकि एकदम गलत है। यानी उसकी एक आइडियोलॉजी है, उसका एक प्रिंसिपल है, वो उस आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है। तो हम कहेंगे कि नैतिक विकास के उच्चतम स्तर पे है, यानी उत्तर परंपरागत स्तर पे है। और कई एग्जाम्पल्स मैंने आपसे पहले भी चर्चा कर ली है, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गए होंगे कि नैतिक विकास के 3 स्तर हैं: पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। जब सही गलत का निर्णय अपनी छवि के आधार पर किया जाए, अपनी इमेज के आधार पर किया जाए, तो नैतिक विकास की चौथी अवस्था है, यानी परंपरागत स्तर में है। सही गलत का निर्णय दंड और आज्ञा पालन के आधार पर किया जाए, तो नैतिक विकास की पहली अवस्था है।
सही गलत का निर्णय अगर अपने स्वार्थ के आधार पर किया जाए तो नैतिक विकास की दूसरी अवस्था है। सही गलत का निर्णय अगर समाज के नियमों के आधार पर किया जाए तो नैतिक विकास की चौथी अवस्था है। सही गलत का निर्णय अगर समाज का कल्याण और समाज का हित देखते हुए किया जाए तो नैतिक विकास की पांचवी अवस्था है। और अगर सही गलत की का निर्णय अपने सिद्धांतों के आधार पर की जाए तो नैतिक विकास की छठवीं और उच्चतम अवस्था है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने इस प्रकार की 12 कहानियों का सेट बना रखा था, जिसमें से एक कहानी मैंने आपके सामने अभी रखी। और अलग अलग जो उनकी कहानियां हैं उनमें डिलेमा का लेवल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक दो कहानियां मैं जल्दी से शेयर करता हूं जो अपने ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करते थे। हिटलर ने एक पिता और पुत्र को बंदी बना रखा है अपने कंसंट्रेशन कैंप में। एक दिन हिटलर का एक जनरल आता है और पिता को और पुत्र को बाहर लेकर के आता है। पिता के हाथ में बंदूक देता है। वहां पर बेटा भी खड़ा है और एक दूसरा लड़का भी खड़ा है सेम उम्र का। अब पिता से कहता है कि तुम इस दूसरे लड़के को गोली मार दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लड़के को मार दूंगा। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने बेटे की जान बचाने के लिए क्या उस दूसरे लड़के को गोली मार देनी चाहिए? ये एक मोरल डिलेमा है। एक दूसरी मोरल डिलेमा जो स्टोरी का यूज करते थे लॉरेंस कोलबर्ग, बड़ी मजेदार है। कुछ लोग एक गुफा के अंदर एक्सप्लोरेशन के लिए गए, घूमने के लिए गए। अब जब गुफा के लिए एक्सप्लोरेशन के लिए गए, अचानक से कुछ दुर्घटना हो गई और गुफा में पत्थर गिरने लगे और गुफा का रास्ता ब्लॉक हो गया बाहर निकलने का। जब रास्ता ब्लॉक हो गया तो उस हड़बड़ी में एक महिला जो गर्भवती भी है, जो प्रेग्नेंट भी है, तो जो थोड़ा सा रास्ता बचा उससे निकलने की उसने कोशिश पहले भाग करके करनी शुरू कर दी और उस रास्ते में वो फंस गई। अब जो महिला फंस गई, रास्ता पूरा ब्लॉक है, बाकी सब लोग गुफा के अंदर हैं। अब केवल एक ही कंडीशन है कि उन पत्थरों को डायनामाइट लगा करके उड़ा दिया जाए। लेकिन डायनामाइट लगा करके उड़ाने के चक्कर में वो महिला जो गर्भवती है, वो जो फंसी है, वो भी मर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ग्रुप के लीडर को क्या करना चाहिए? ये मोरल डिलेमा है। तो इन मोरल डिलेमास के आंसर्स के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने इस सिद्धांत को डेवलप किया, जिसमें उन्होंने बताया कि नैतिक विकास के 3 स्तर हैं: पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। और प्रत्येक स्तर को 2 अलग अलग अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है। इस प्रकार की 12 कहानियां थी, 3 मैंने आपके सामने शेयर कर दी। अब एक बात यहां पर आती है कि भाई ये सिद्धांत का एक लूप होल है, आगे हम उस पर और चर्चा करेंगे। एक लूप होल है कि अगर मैं अभी आप लोगों से यहाँ चर्चा करूं कि भाई क्या किसी की जान बचाने के लिए चोरी करनी चाहिए, तो आप में से ज्यादातर लोग, हम में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन नहीं है। लेकिन जब रियल सिचुएशन में ऐसी स्थिति आएगी तो हम लोग दुविधा में पड़ जाएंगे कि चोरी करें कि ना करें। हो सकता है ऐसे व्यक्ति के लिए हम चोरी कर लेंगे जिससे हम प्रेम करते हैं, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति के लिए हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये कहानियों का जो रिस्पॉन्स, तो चूंकि कहानियां हाइपोथेटिकल हैं, तो हाइपोथेटिकल कहानियों के रिस्पॉन्स भी व्यक्ति अलग अलग तरह से दे सकता है, हाइपोथेटिकली दे सकता है, रियल कंडीशन में अलग होगा। लेकिन फिर भी कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत को डिजाइन करने के लिए प्रश्नों का, मैंने तो केवल 3-4 प्रश्नों पर चर्चा की, कोलबर्ग ने अपने क्वेश्चनर में 50 से ज्यादा प्रश्न बना रखे थे। तो कोलबर्ग के सिद्धांत को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। अब इस सिद्धांत की जो आलोचना कोलबर्ग की ही एक छात्रा ने की, और ध्यान दीजिएगा मजेदार बात यह है कि कोलबर्ग के अंडर में वो पीएचडी कर रही थी और उनका नाम था कैरल गिलिगन। उन्होंने कोलबर्ग के अंडर में पीएचडी की थी और कैरल गिलिगन ने ही उनके सिद्धांत की आलोचना की, उनके सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया। क्या क्रिटिसाइज किया उन्होंने? सबसे पहली बात, जो कोलबर्ग का जो रिसर्च था, तो कोलबर्ग ने केवल लड़कों पर रिसर्च किया,
लड़कियों पर रिसर्च नहीं की। यानी कोलबर्ग ने जिन 72 लोगों पे काम किया उनमें सभी लड़के थे, कोई उसमें लड़की नहीं थी। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि लड़कों और लड़कियों की यानी पुरुषों और महिलाओं का जो सोचने का तरीका है सही और गलत को, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे पुरुष न्याय के आधार पर सोचेगा, जस्टिस के आधार पर सोचेगा, लेकिन महिला मोस्टली इमोशंस के आधार पर सोचेगी। ऐसा नहीं कि पुरुष इमोशंस के आधार पर नहीं सोचेगा, लेकिन बहुसंख्या में ऐसा होगा कि महिलाओं की नैतिक तर्कणा अलग होगी, पुरुषों की नैतिक तर्कणा अलग होगी। तो पहली गलती कैरल गिलिगन ने जो खोजी अपनी पुस्तक इन अ डिफरेंट वॉइस में, वो गलती ये थी कि उनका जो काम था पूरा का पूरा, उनका काम केवल महिलाओं पर नहीं था, केवल पुरुषों पर, केवल लड़कों पर था। दूसरी बात जो एक कल्चर की थी। दूसरा दोष क्या था, कोलबर्ग ने जो निर्णय लिया वो केवल यूरोपियन बच्चों पे उन्होंने काम किया। हालांकि बाद में उन्होंने अमेरिकन बच्चों पे काम किया। बाद में उन्होंने अपनी स्टडी को बढ़ाने के लिए यूरोप के बच्चे भी चुने, मेक्सिको के बच्चे भी चुने और अफ्रीकन कंट्रीज के भी कुछ बच्चे चुने। लेकिन उन्होंने भारत जैसे किसी देश से एक भी बच्चे पर काम नहीं किया। जिन देशों में मोरालिटी पर, जिन देशों में स्पिरिचुअलिटी पर ज्यादा जोर दिया जाता है, हमारे देश भारत में, तो चूंकि उन्होंने क्रॉस कल्चरल स्टडी की बट कई कल्चर्स को उन्होंने उपेक्षित कर दिया। तो एक दूसरा दोष गिलिगन ने पाया कि कल्चर भी हमारे मोरल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। लेकिन उन्होंने, लॉरेंस कोलबर्ग ने कल्चर की उपेक्षा कर दी, यानी संस्कृति की उपेक्षा की। और जो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो केवल वेस्टर्न वर्ल्ड की आइडियोलॉजी को दर्शाता है, हमारे जैसे देशों की आइडियोलॉजी एकदम अलग है। तो ये कैरल गिलिगन ने उनके सिद्धांत में जो लूप होल निकाले। हालांकि लूप होल का मतलब ये कतई नहीं है कि उनका सिद्धांत बेकार है, उनका सिद्धांत गलत है। ज्यादातर कंडीशंस में, ज्यादातर स्थितियों में उनका सिद्धांत लागू होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में सिद्धांत खारिज भी किया जा सकता है। और यही विज्ञान की या मनोविज्ञान विषय की खूबसूरती है कि एक व्यक्ति कोई विचार देता है, दूसरा व्यक्ति उसको संशोधित करता है और अपना एक नया आइडिया देता है, और इसी प्रकार से ज्ञान विज्ञान दोनों आगे बढ़ते हैं, समृद्ध होते हैं, परिष्कृत होते हैं। शुरुआत में मैंने आपसे बात की थी कि जो इनका जो सिद्धांत है लॉरेंस कोलबर्ग का, वो पूरी तरह से आधारित किस पर है? वो पूरी तरह से आधारित है जीन पियाजे के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत पर। जीन पियाजे ने 1932 में जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उन्होंने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली अवस्था है परतंत्र नैतिकता, यानी हेट्रोनोमस मोरालिटी, परतंत्र नैतिकता। और इसका उन्होंने टाइम पीरियड निर्धारित किया था 5 साल से लेकर 10 साल तक। ये वो अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे सही गलत का निर्णय केवल पनिशमेंट और रिवार्ड के आधार पर करते हैं। माने अगर गलत काम करने पे दंड मिल रहा है तो गलत है, अगर गलत काम करने पे दंड ना मिले तो वो सही है। और जितना ज्यादा दंड मिला काम उतना ज्यादा गलत था। ये नैतिक विकास के पहले स्तर की तरह है, पूर्व परंपरागत स्तर की तरह। और दूसरा स्वतंत्र नैतिकता का स्तर, यानी ऑटोनोमस मोरालिटी, 10 साल के बाद डेवलप होती है पियाजे के अकॉर्डिंग। ये वो इस स्तर पे आके व्यक्ति में सही गलत की समझ आ जाती है और वो ये मानने लगता है कि नियम कानून कोई भगवान नहीं बनाए हैं, जरूरत पड़ने पे उनको तोड़ा भी जा सकता है। न्याय और लोकतंत्र जैसे मूल्यों का विकास इस स्तर में, इस अवस्था में हो जाता है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या किया? लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा कि भाई एज के आधार पे आप ना डिफाइन करिए इन अवस्थाओं को। एज के आधार पर डिफाइन करना गलत है। कोई व्यक्ति अपनी नैतिक समझ के आधार पर, एक बच्चा भी नैतिक विकास के उच्चतम स्तर में हो सकता है और एक 50 साल का व्यक्ति भी नैतिक विकास की पहली अवस्था में हो सकता है। तो सीटीटी में ये प्रश्न भी आया है इस पे, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत पर भी, नैतिक विकास के सिद्धांत पर भी। तो मैंने अवस्थाएं लिख दी है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, आप लोगों को मिल गया होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। कल मैं आपसे पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करूंगा एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी और चीजें क्लियर हुई होंगी।
फिर भी किसी का कोई प्रश्न है, किसी की कोई समस्या है, तो आप लोग चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं। मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग, अगर कहीं पर कोई डाउट है मैं समय निकाल करके उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर किसी को व्यक्तिगत डाउट है तो पहले वो मैसेज करे अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, और फिर उसके बाद वो माइक ऑन करके अपना डाउट बता सकता है, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और नोट्स की बात है तो नोट्स मैं आपको ग्रुप में शेयर करता जा रहा हूँ। क्वेश्चंस भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, अब आप लोग अभी कर दूंगा, आप लोग उनके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और या फोन पे भी पढ़ सकते हैं पीडीएफ में, जैसा चाहे। जय श्री सीताराम। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी क्लास रही, नाइस क्लासेस। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट सर। गुड नाइट मैम। आप सभी साथी जुड़े रहेंगे, मोनिका मैम ज्वाइन करेंगे अभी क्लास के लिए। ओम प्रकाश जी प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओम प्रकाश जी भैया अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। अनिल जी, मोनिका मैम गुड इवनिंग, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है। वेरी गुड इवनिंग मैम। ओके, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम जो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। हो सकता है शायद आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। थोड़ी देर के लिए चलेगा, मैंने बात कर ली है, बंद हो जाएगा तो हम क्लास अपनी जो है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मुझे बताइए पीपीटी सबको शो हो रही है ना? यस मैम शो हो रही है, कंटिन्यू। चलिए आज का जो टॉपिक रहने वाला है, फर्स्ट हम करेंगे आरटीई एक्ट, और उसके बाद जो हमारे टॉपिक चलेंगे वो एमसीक्यूज के थ्रू चलेंगे। और कल से जो हम मैराथन क्लास स्टार्ट कर देंगे, कंटिन्यू रखेंगे मैराथन क्लास। जितने एमसीक्यूज हम कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा एमसीक्यूज हम करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, 2009 में जो एक्ट आया उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक महत्वपूर्ण भारतीय कानून है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाता है।
जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, वहां भी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 21 से क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार देता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और यही जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट था, और इसके अंदर जो है कुछ चीजें और हैं जो ऐड हो जाती हैं, वो हम चीजें डिटेल में पढ़ लेंगे आज। यह विद्यार्थियों के लिए मानक तय करता है और प्रवेश में स्क्रीनिंग व कैपिटेशन फीस पर रोक लगाता है, यानी चंदा जो दिया जाता है या डोनेशन के नाम पे जो फीस दी जाती है, जो पैसे दिए जाते हैं, उस पर रोक लगाता है कि कोई भी बच्चा जो है कि हम एडमिशन के लिए डोनेशन अच्छी दे देंगे और हमारे बच्चों को एडमिशन दे दिया जाए, तो वो चीज पे जो है रोक लगाता है। और किसी भी तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट जो है पेपर होता है, उस पर भी ये रोक लगाता है। निजी स्कूलों में जो है 25% सीटें जो है वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करता है। ठीक है। कार्यान्वयन की अगर बात करें, जो ये एक्ट है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, और 86वें संविधान संशोधन के बाद जो इसको अधिनियमित किया गया, या हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जोड़ा जाता है ना जब किसी को संविधान में, तो संवैधानिक संशोधन किया जाता है, तो वो 86वें संशोधन के तहत जो इसको जोड़ा गया था। ठीक है। मुख्य प्रावधान और विशेषताओं की अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहला तो क्या है कि कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, ये मौलिक अधिकार है एक। आयु सीमा 6 से 14 वर्ष है। और निजी स्कूलों में आरक्षण की अगर हम बात करें, तो निजी अनुदान रहित स्कूलों में वंचित व कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रहेंगी। राज्य सरकार प्रतिपूर्ति करती है। ये जो 25% सीट होती है, जिन बच्चों को दी जाती है, उन बच्चों की जो फीस होती है, जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो है देती है स्कूलों को। और जो है इसमें डिसएडवांटेज ग्रुप जो है ना, कि कमजोर और वंचित वर्ग, इसमें डिसेबल बच्चों को भी बाद में है जो इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है। इसमें जो प्रवेश में कोई भी बाधा नहीं होगी, ना ही तो कोई कैपिटेशन फीस लिया जाएगा बच्चे से कि हम एडमिशन तो दे देंगे, लेकिन जो है कैपिटेशन फीस यानी चंदा जो वसूली की जाती है, डोनेशन फान लिया जाता है, वो नहीं लिया जाएगा। प्रवेश के लिए इंटरव्यू या परीक्षा नहीं होगा, उस पर भी रोक है। कक्षा 8 तक किसी बच्चे को रोका नहीं जाएगा या निष्कासित नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है विद्यालय के मानक क्या रहेंगे, कि विद्यालय की जो संरचना है, वो कक्षाएं, पानी और शौचालय, जो भी चीजें वहां होती है, फैसिलिटीज जो होती है मेनली स्कूल में, क्लासेस जो है वेंटिलेटर यानी हवादार होनी चाहिए। अच्छा वेंटिलेशन यानी हवादार अच्छी हो, अंधेरनुमा से नहीं होने चाहिए, प्रॉपर उनकी हाइट लेंथ होनी चाहिए, खुले क्लासरूम हो, आने जाने की, चलने फिरने के स्पेस उसमें हो अच्छे से, पानी साफ पानी हो पीने का, वॉशरूम की फैसिलिटी हो। तो इस तरह की जो भी बुनियादी जरूरतें हैं या फैसिलिटीज हैं, वो सारी प्रोवाइड करवाई जाए सुविधाएं। शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात भी डिसाइड किया गया और योग्य शिक्षक नियुक्त किए गए। जो स्टूडेंट टीचर का रेशो था, वो 30:1 कर दिया कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। जिम्मेदारियां जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय व क्रियान्वयन दायित्व साझा किया गया। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है केंद्र सरकार की, कुछ राज्य सरकार की। और इसमें जो हमसे पूछा जाता है कि जो 25% जो है सीटें आरक्षित है, उनकी फीस जो है कौन रिम्बर्स करता है, तो वो राज्य सरकार करती है। ठीक है। विद्यालय से बाहर बच्चे, आउट ऑफ स्कूल, स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान होना चाहिए, कि कोई बच्चा अगर स्कूल छोड़ देता है तो उसके लिए प्रशिक्षण का प्रावधान करें। और दूसरा जो है इसमें ना एक और चीज बता देती हूँ मैं, कि अलग अलग जो गवर्नमेंट होती है ना, एजुकेशन वॉलेंटियर, एजुकेटर वॉलेंटियर या एजुकेशन वॉलेंटियर के नाम से ना सीट्स निकलती हैं। मुझे यूपी स्पेसिफिक का तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि हर राज्य में अलग अलग निकलती हैं। जैसे हरियाणा में तो एजुकेशन वॉलेंटियर के नाम से आती है, हो सकता है कि अलग स्टेट में अलग नाम से आती है। उसमें होता क्या है कि पहले ना जो समग्र शिक्षा अभियान है ना, उसके तहत जो है ये टीचर हायर करते थे, और वो टीचर्स जो है डायरेक्ट मेरिट लिस्ट पे होते थे, कि आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें उठा लिए जाएंगे। और ये 1 साल के लिए उठाते थे सिर्फ। इनका काम क्या होता था कि ये लोग जो है ना, जो बच्चे हैं कि जिनके स्कूल जाने की एज है, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, आसपास के एरिया में है, तो उनको एक तो ढूंढेंगे, सर्च करेंगे,
फिर उनको जो है, जो भी उनका लेवल है, उसका जो लर्निंग गैप है ना, सीखने में जो गैप है उसका, मान लो कोई बच्चा है 7 साल का, अब वो बच्चा एक्चुअल में कौन सी क्लास में होना चाहिए, सेकंड क्लास में होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा आज तक स्कूल नहीं गया है। तो इन एजुकेशन वॉलंटियर का काम क्या रहेगा कि एक तो उस बच्चे को ढूंढ लिया, अब उस बच्चे की जो भी बुनियादी शिक्षा है ना उसको पूरा करें। वो आप जो ग्रुप क्लासेस जो है, किसी भी सर्कमस्टांस में जहाँ झुग्गी झोपड़ी में या कहीं भी वो बच्चा रहता है, तो उस एरिया में जाके अलग अलग ग्रुप क्लास दोगे, जहाँ पे मान लो आपने एक ग्रुप बना लिया 8-10 बच्चों का, 20 बच्चों का, इस तरह से आप उन बच्चों का जो भी गैप है ना वो पूरा करोगे, और फिर उस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग जिस क्लास में वो होना चाहिए उस क्लास में एडमिशन करवाओगे एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो है इसके लिए एजुकेशन वॉलंटियर हायर किए जाते हैं। पहले तो मेरिट लिस्ट पे थे, लेकिन पिछले साल जो हरियाणा में एग्जाम होने लग गए हैं। बाकी स्टेट का जो मुझे इसमें डिटेल नहीं पता है थोड़ी सी, लेकिन हर स्टेट में होता होगा ये, क्योंकि एजुकेशन वॉलंटियर जो है ये लर्निंग गैप वाले जो बच्चे हैं ना, कि जो स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको स्कूल जाना चाहिए, वो किसी तरीके से जो वंचित है पढ़ाई से कि उन्हें पता ही नहीं है, तो उनके लिए जो सरकार वो काफी कदम उठा रही है इसके लिए, और सरकार की तरफ से इनको सैलरी भी मिलती है इन टीचर्स को, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उठाए जाते हैं, ये 1 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है। पहले मेरिट बेस पे थे, लेकिन लास्ट ईयर से जो इनका एग्जाम होने लगे 2024 से। अब हम बात करते हैं आरटी एक्ट का प्रभाव और लक्ष्य क्या है। नामांकन में वृद्धि, कि अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल लाने और ड्रॉप आउट दर को घटाने का लक्ष्य है, कि जो बच्चे हैं जितने ज्यादा हो सके, अगर कोई स्कूल नहीं आ रहा है आपके आसपास में, आपको पता है कि बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं काफी लेकिन वो स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो उन बच्चों को स्कूल लाया जाए और ड्रॉप आउट रेट भी घटाया जाए, कि जो स्कूल में है वो हटे नहीं, वो रेगुलर बने रहे वो बच्चे। समानता सुनिश्चित करना, कि वंचित समुदाय जो SC ST या कोई भी पिछड़े वर्ग है उन पे विशेष ध्यान देना, ताकि जो है वो किसी भी तरह के अधिकार से वंचित न रहे और उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, और उन तक भी सभी सुविधाओं की पहुंच बराबर बनी रहे जैसे कि अन्य लोगों के पास है, यानी सामान्य जो की नॉर्मल OBC या जनरल कैटेगरी के सब लोगों को जो मिल रही है वो पिछड़े वर्ग के लोगों को भी मिले, वो चाहे SC ST किसी कास्ट के बैकवर्ड क्लासेस के हैं या वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय से किसी चीज से भी है, तो उन सब पे जो है विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि किसी भी तरह से उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, समान अधिकार समान अवसर जो उनको भी मिले। फिर बात करते हैं समग्र विकास, की बच्चों के लिए अनुकूल व भय रहित सीखने का वातावरण जो है प्रोत्साहित किया जाए, कि एक तो अनुकूलित वातावरण होना चाहिए, कि बच्चे को थोड़ा ये भी तो लगे कि हाँ ये अच्छी जगह है और हम यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ अच्छा है, अनसेफ फील नहीं हो, उन्हें सुरक्षित लगे, भय रहित होना चाहिए वो स्थान। ये चीजें जो है इसके प्रभाव रहे, और ये इसके लक्ष्य भी थे, और ये इसका प्रभाव आया भी है आरटी एक्ट का, ठीक है। आरटी एक्ट हमारा इतना ही था। अब हम चलते हैं कुछ चीजों पर, तो एक्ट पढ़ लो एक बार। आरटी एक्ट जो है 2009 में आया, 2012 में फिर इसमें कुछ रिफॉर्म्स हुए। NCEF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो है, तो वो 2005 में आया। 5 में जो आया वो सिर्फ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का था, ठीक है। 2009 में जो आया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, की शिक्षकों की शिक्षा के लिए फ्रेमवर्क है, कि शिक्षकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। फिर जो 2023 में अब जो आया रिसेंट, वो है NCF SE सॉरी फॉर स्कूल एजुकेशन, की स्कूली शिक्षा जो है हमारी वो कैसी होनी चाहिए। इन चारों ही चीजों से 1 2 3 और 4 चारों ही एक्ट जो है या फ्रेमवर्क जो है, दोनों ये 3 फ्रेमवर्क और ये 2 एक्ट हैं, इन सबके MCQs हम करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट 50 MCQs रहने वाले हैं, और जो चीजें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक एक टॉपिक पढ़ के, वो सेम चीजें जो हम MCQs से करेंगे, क्योंकि ये सब एक्ट जो है ऐसे हैं जो हम सब ने थोड़े थोड़े पढ़े हुए हैं और मेन वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, जो क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है, वो सारी चीजें क्वेश्चन में हमने ऐड कर ली है। सेम जैसे हमारे ये नोट्स रहते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं हम क्वेश्चन ऐड करते हैं, सेम इसी तरह मैंने पूरा सिलेबस जो क्वेश्चन में डाल दिया, ताकि MCQs प्रैक्टिस भी हो जाए और हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टार्ट कर देते हैं। मैं दूसरे फोन से भी ज्वाइन कर लेती हूँ ताकि मैं आपके जो है कमेंट देख सकूं।
एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं ज्वाइन कर लूं ताकि मैं आपके कमेंट देख पाऊं, अभी नहीं देख पा रही हूँ। बी ऑप्शन सभी ने इसका आंसर दिया है। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? तो वो जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या को किस पर ध्यान देना चाहिए? चलिए, ए ऑप्शन सभी ने दिया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रचनावादी शिक्षण केवल पाठ्य पुस्तकों नहीं होगा, दंडात्मक अनुशासन नहीं होगा, रटने पर भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आरटीई अधिनियम 2012 के संशोधन में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया? कुछ लोगों का ए आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है। चलिए फास्ट आंसर कीजिए, देखते हैं। जी, बी आंसर मोस्ट ऑफ लोगों का है और वही करेक्ट आंसर है कि दिव्यांग बच्चों को वंचित समूह में शामिल करना। 2009 का आरटी एक्ट हमने पढ़ा, उसमें वंचित जो ग्रुप है, वंचित समूह है, उनकी अर्थ सहित समझाएं। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद क्वेश्चन इजी है, यहाँ मीनिंग वाला कुछ था नहीं, इसलिए मैंने नहीं समझाया। चलिए कोई बात नहीं, अब हम साथ में दोनों चीजें करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरटीई अधिनियम 2012 जो उसमें संशोधन किया गया, 86 में जो 86वां संशोधन किया गया था उसमें, एक मिनट सॉरी, 86वां नहीं, वो तो 2009 वाला ही था, आरटीई एक्ट जोड़ा गया। चलिए, आरटीई अधिनियम 2012 के संशोधन में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया? पहले 2009 में आया, उसके बाद 2012 में जब रिवाइज हुआ, कुछ चेंजेस किए गए, तो कौन सा प्रमुख चेंज हुआ था? वो हुआ था दिव्यांग बच्चों को वंचित समूह में शामिल करना। हमने पढ़ा कि जो वंचित समूह है उनको समान अधिकार मिले, लेकिन उसमें जो है SC ST या पिछड़े वर्ग को शामिल किया गया था पहले, लेकिन 2012 में उसमें दिव्यांग बच्चों को भी शामिल कर दिया गया। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कुछ बच्चे हैं जो शायद ट्राई कर रहे हैं मैम ज्वाइन करने का क्लास को, आप प्लीज एक बार देख लीजिए। NCFTE 2009 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, बताइए। टीचर एजुकेशन से हमें पता लग गया कि शिक्षक शिक्षा में पर केंद्रित है वो। ठीक है, परीक्षा सुधार, स्कूल पाठ्यक्रम, ICT समावेशन गलत हो जाएंगे, ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। NCF 2005 सीखने के लिए किस पर बल देता है? सीखने के लिए जो है, लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए किस पे बल देता है? जी बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर कि भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, भय रहित वातावरण होना चाहिए।
तब बच्चा सीख पाएगा। अधिक होमवर्क देने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, कड़ी परीक्षा का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा की कंपटीशन, कंपटीशन अच्छा तब है जब बच्चा लर्निंग के लिए करे, या फिर मेटाकॉग्निशन होता है ना कि स्वयं का चिंतनशील हम कह देते हैं, या स्वयं चीजें जो है देखना, लेकिन सीखने बच्चे की लर्निंग के लिए कंपटीशन सही नहीं होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राइमरी कक्षाओं में पीटीआर कितना होना चाहिए? पीटीआर का मतलब है कि पीपल टीचर रेशो, यानी बच्चों का और टीचर का जो रेशो है वो कितना होना चाहिए प्राइमरी क्लास में। बी ऑप्शन है, सबका आया है, वेरी गुड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1:30 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एनसीएफटीई 2009 का मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है? एनसीएफटीई 2009 का मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है? सबका ए ऑप्शन आ रहा है। आप टीचर बन जाओगे तो टीचर बन के अभ्यास करोगे क्या? मुझे एक चीज बताओ जो ये आंसर दे रहे हैं। आपको टीचर नियुक्त इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अभ्यास कर सके। अभ्यास कब करोगे आप? अभ्यास हम तब करते हैं जब हम बीएड कर रहे होते हैं, डीएड कर रहे होते हैं, हमें टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, इंटर्नशिप के लिए टाइम मिलता है। टेक्नीशियन अब सीए पे आ गए हैं सब। टेक्नीशियन तब होता है जब वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, सूचना प्रदाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। टीचर इंफॉर्मेशन देता है और सुविधा देता है। बी ऑप्शन करेक्ट, ओके, ए इसमें करेक्ट हो गया। एक सेकेंड रुकिए, आपने ए आंसर दिया है और ए आंसर सही बता रहा है। एक सेकेंड रुकिए, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि टीचर जो होता है एक सुविधा दाता और सुविधा देने वाला और सूचना देने वाला होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये चिंतनशील अभ्यास ही दिखा रहा है। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं फिर से कंफर्म कर लेती हूँ। चलिए मैं नोट कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं लास्ट में आपको कंफर्म करके बताऊंगी, क्योंकि अभी इस पे मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने नोट कर लिया है। आंसर तो मैं शो कर रही हूँ, ए दिखा रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये सही है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। वेट कीजिए, क्योंकि टीचर जो होता है एक्चुअल में एक फैसिलिटेटर होता है, सुविधा देने वाला। फैसिलिटेटर का मीनिंग होता है सुविधा देने वाला, और जो है इंफॉर्मेशन देने वाला, कि टीचर इंफॉर्मेशन देता है और उस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए फैसिलिटी देता है। चिंतनशील अभ्यासी तो बच्चा खुद होता है, कि बच्चा प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो एक बार जो इस पे क्वेश्चन पे मत जाइए, मैं 7 का आपको लास्ट में फिर से आंसर करेक्ट करके कंफर्म करके बताऊंगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसका बी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 पे मैंने नोट कर लिया है 7 नंबर क्वेश्चन, क्लास के एंड में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीएफएसई 2023 किस राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है? चलिए आंसर कीजिए। जी सबके आंसर बहुत सही है। एनईपी 2020 जो है उसी के अनुरूप जो है इसके जो भी इसकी नीति है जो बनाई गई है, जो इसमें पॉलिसीज दी गई है, वो सारी जो है एनईपी 2020 के अनुरूप है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों को वंचित बच्चों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होती हैं?
जी बहुत बढ़िया, 25% सीटें आरक्षित करनी होती हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10, एनसीएफ 2005 किस प्रकार का कक्षा पर्यावरण प्रोत्साहित करता है? यांत्रिक पुनरावृत्ति, निडर और सहभागिता पूर्ण, परीक्षा केंद्रित और अधिकारवादी। देखो अधिकार तो हम नहीं बनाएंगे और यांत्रिक पुनरावृत्ति भी नहीं करेंगे, तो दो चीजें बची है, या तो एग्जाम सेंटर या निडर और सहभागिता पूर्ण, जिसमें से सॉरी परीक्षा केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा बच गया हमारे पास? बी बच गया। ठीक है, निडर और सहभागिता पूर्ण, कि निडर का मतलब वही हो गया कि भय मुक्त हो, और सहभागिता पूर्ण यानी बच्चा पार्टिसिपेट करके सीखे खुद से, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एनसीएफटीई 2009 के अनुसार अध्यापन क्या है, टीचिंग क्या है, बताइए। चलिए यहां से पता लग जाएगा कि उसका भी आंसर जो है कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही है, यहाँ से आपका आंसर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सबने दिया है कि पेशेवर एवं चिंतनशील गतिविधि, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी है टीचिंग। ठीक है, एक तो पेशेवर है कि प्रोफेशनलिज्म भी है, और रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी भी है कि चिंतनशील गतिविधि, की चिंतन करके जो टीचर खुद से जो रिफ्लेक्ट करके पढ़ाता है कि कोई बच्चा लेवल है, उसका क्या ऑब्जर्वेशन है, सब चीजों के बेसिस पे, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, एनसीएफएसई 2023 किस पर विशेष जोर देता है? मैं थोड़ा सा जो है स्पीड से चल रही हूँ, और किसी को अगर ज्यादा स्पीड लगे तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं चाह रही हूँ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, किस पर विशेष जोर देता है? स्मृति आधारित शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, अधिक परीक्षाएं, या पाठ्य पुस्तक निर्भरता। तो बी ऑप्शन सबका आ रहा है कि दक्षता आधारित शिक्षण पे जोर देता है, और ये आंसर जो है करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है, आरटीई के अनुसार स्कूलों को क्या नहीं करना चाहिए? चलिए आंसर कीजिए फटाफट, स्कूलों को क्या नहीं करना चाहिए? चंदा वसूली, निशुल्क यूनिफॉर्म नहीं देनी चाहिए, निशुल्क पुस्तकें नहीं देनी चाहिए, या अभिलेख नहीं रखने चाहिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है कि चंदा वसूली नहीं करनी चाहिए, चंदा वसूली पर सख्त रोक लगाई गई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एनसीएफ 2005 किसको कम करने की अनुशंसा करता है? पाठ्य भार, आनंददायक गतिविधियां, कला एवं शिल्प और खेल। वेरी गुड, पाठ्य भार को, करिकुलम को जो है कम करने की अनुशंसा करते हैं, कि करिकुलम कम किया जाए, जितना रिक्वायर्ड है, जरूरत चीजें हैं वो चीज दी जाए, एक्स्ट्रा चीजें जो है वो रिमूव कर दी जाए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है अतुल जी, आपका मैसेज मुझे मिल गया है, मैं ध्यान रखूंगी, थोड़ा वेट करेंगे। चलिए, एनसीएफटीई 2009 एडवोकेट्स इंटीग्रेशन ऑफ किसके एकीकरण की वकालत करता है, बताइए। सिद्धांत और व्यवहार, परीक्षा और गृह कार्य, अनुशासन और दंड, सिर्फ आईसीटी और पाठ्य पुस्तकें। शायद थोड़ा ज्यादा जल्दी स्पीड हो गई थी हमारी। चलिए सबके आंसर आ चुके हैं। ए ऑप्शन आया है कि किसके एकीकरण की वकालत करता है? सिद्धांत और व्यवहार का एकीकरण, परीक्षा गृह कार्य नहीं, अनुशासन और दंड नहीं, सिर्फ आईसीटी भी नहीं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एनसीएफएसई 2023 किस प्रकार के मूल्यांकन पर बल देता है? सतत एवं समग्र, केवल लिखित परीक्षा, अचानक परीक्षण, या उच्च स्तरीय परीक्षा।
आप प्लीज जितने भी लोग ज्वाइन है ना, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, क्लास में बने रहिए। बार बार जो है कुछ बच्चे हैं या कुछ पार्टिसिपेंट है जो क्लास को लीव कर रहे हैं फिर ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें आप ना करें, क्योंकि बार बार नोटिफाई होता रहता है, जिससे कि क्लास में प्रॉब्लम रहती है कि किसको ऐड करें, फिर कोई कहेगा कि हम क्लास में बीच में लेफ्ट हो गए। कितने लोग जो है बीच में लेफ्ट कर रहे हैं, कभी जा रहे हैं कभी ज्वाइन हो रहे हैं। जब से क्लास स्टार्ट हुई है यही पॉपअप कर रहा है ऊपर कि इसने ज्वाइन कर लिया, इसने लेफ्ट कर दिया। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, एमसीक्यूज चल रहे हैं बहुत अच्छे, और ध्यान से बने रहिए, अटेंटिव रहिए थोड़े से, ठीक है। ए ऑप्शन सबका आया है, सतत एवं समग्र, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सर हम फास्ट ही चल रहे हैं ऑलरेडी। आरटीई के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तनावपूर्ण, निशुल्क एवं अनिवार्य, शुल्क आधारित या रटने पर आधारित? जी बहुत सही आंसर है सबके, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18, एनसीएफ 2005 ज्ञान को किससे जोड़ने की सलाह देता है? कि जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो किससे जोड़ा जाए? थैंक यू सो मच पूजा अवस्थी। वेरी गुड। कि वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए, सी ऑप्शन मोस्ट ऑफ लोगों के आए हैं, वो जो है करेक्ट आंसर है। कि जो भी ज्ञान है, जो टीचिंग हम करते हैं, जो भी नॉलेज हम दे रहे हैं बच्चों को, उसको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ा जाए, ताकि एक तो बच्चे को समझने में आसानी हो, और दूसरा उसका क्या बेनिफिट होता है कि बच्चा जो चीजें सीखता है ना, उसको रियल लाइफ में जरूरत पड़ने पर यूज कर पाता है, उसकी रियल जो एप्लीकेशन है वो कर पाता है उसका, ठीक है। इसलिए जो है रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ा जाए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, NCFTE 2009 कंसीडर टीचर एज, कि शिक्षकों को कैसे देखता है? ज्ञान प्रदाता, परिवर्तन के कारक, कक्षा के प्रहरी, विषय वितरक। देखो ऑप्शन सारे करेक्ट हैं, लेकिन जो है चीजें देखना, कुछ ए और बी दोनों ही तरह के आ रहे हैं ऑप्शन। ए ज्यादा आ रहा है, नॉलेज ट्रांसमीटर। और नॉलेज दे के टीचर क्या करता है? अगर मैं ये कह दूं कि ए ऑप्शन सही नहीं है, तो नॉलेज देकर टीचर क्या करता है बच्चों में? जी बिल्कुल सही, वरदान कुमार जी ने सही आंसर दिया है कि ज्ञान देकर बच्चों में परिवर्तन करता है टीचर, तो परिवर्तन के कारक है वो। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि परिवर्तन के कारक है, ठीक है। वो ना ज्ञान के प्रदाता ना, एक चीज और बता देती हूँ, क्योंकि ज्ञान के प्रदाता ना टीचर्स को इसलिए नहीं माना जाता, टीचर्स को ना अलग ही थोड़ी सी संज्ञा दी जाती है, जैसे कि सुविधा प्रदाता या नॉलेज देने वाला, जो इंफॉर्मेशन देने वाला, ज्ञान देने वाला नहीं माना जाता टीचर को। टीचर को माना जाता है सूचना देने वाला, ज्ञान दे रहे। ज्ञान तो नॉलेज फैक्ट हो गया ना, कि अब देखो फैक्ट तो चीजें किताबों में बहुत लिखी हुई हैं, गूगल पे बहुत लिखी हुई है, कहीं से भी ले लेगा, लेकिन टीचर का काम क्या है? शिक्षक का काम तो ये है ना कि उस ज्ञान को एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना की तरह इजी तरीके से, आसान तरीके से बच्चों को पढ़ाए, सिखाए, परिवर्तन का कारण बनता है, परिवर्तन करता है, सुविधा देता है बच्चों को, ताकि वो किताबों में जो चीजें हैं वो बच्चे आसानी से समझ सके, और उस किताबी ज्ञान को अपने रियल लाइफ में, अपनी असली जो जीवन है ना, वास्तविक जीवन है, उसमें यूज कर सके, उन चीजों को समझ सके। तो इसलिए जो है ज्ञान प्रदाता नहीं माना जाता टीचर को। ज्ञान तो किताबों में बहुत है, गूगल में बहुत है, दुनियादारी भी बहुत सिखा देती है, ठीक है। तो आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। NCFSE 2023 में शिक्षण
क्षेत्रों पर NCF SE 2023 में शिक्षण क्षेत्रों को किस आधार पर संरचित किया गया है। थोड़ा सा जो हिंदी में मेरी टंग ट्विस्ट हो जाती है कभी कभी, थोड़े टिपिकल वर्ड्स मुझे कम आते हैं, पर मैं सीख गई हूँ बहुत अच्छा हिंदी। जी बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन आ रहे हैं कि 21वीं सदी की दक्षताएं, वेरी गुड, सी ऑप्शन सबने दिया है कि जो 2023 में शिक्षण क्षेत्रों को किस आधार पर संरचित किया गया है, 21वीं सदी की जो दक्षताएं हैं, कॉम्पिटेंसीज है, उस पे बेस करके किया गया है कि जो चीजें अच्छी हैं, जो निपुण बनाती है, हमें अच्छा बनाती है चीजें, उन पे आधारित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। RTE अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, बताइए। ये इजी क्वेश्चन आया थोड़ा सा, लेकिन सेंटेंस अगर देखे जाए तो थोड़े से चेंज हो गए, ऑप्शन चेंज हो गए या क्वेश्चन रिपीट है। जी बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। उसके बाद हम चलते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 22, NCF 2005 के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? केवल अंतिम परीक्षा, रटने पे आधारित, सतत एवं समग्र, प्रतियोगी रैंकिंग। जी बहुत बढ़िया आंसर है, सभी ने सही आंसर दिया है कि सतत एवं समग्र, कि एक तो लगातार निरंतर हो और समग्र हो, संपूर्ण रूप से हो, ऐसे नहीं कि किसी एक एरिया को आपने देख लिया। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। NCFTE 2009 में शिक्षा का कौन सा पहलू प्रमुख है? कि टीचर्स की जो शिक्षा है ना, उसका कौन सा प्रमुख पहलू है, बताइए। सामग्री रटना, शिक्षक प्रशासनिक, चिंतनशील अभ्यास, पाठ्य पुस्तक का सख्त पालन। जी मोस्ट ऑफ आंसर करेक्ट आ रहे हैं, सी ऑप्शन सही है कि चिंतनशील अभ्यास। ठीक है, यही होगा जो हमने 7 का भी ए जो आपने दिया था कि एक टीचर जो है चिंतनशील प्रैक्टिशनर है, अभ्यासी है, तो ये यहाँ से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसका भी 7th का आप ए कर लेना, मैंने यही बोला था कि आगे शायद क्वेश्चन आएगा कोई, तो ठीक हमें पता लग जाएगा। ठीक है, यही होगा फिर उसमें भी, ए ऑप्शन करेक्ट है। आप लोगों ने ए ही दिया था तो वही करेक्ट हो जाएगा। चिंतनशील अभ्यासी है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करे, अपनी जो चीजें हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, मान लीजिए मैंने जो टीचिंग की, अगर कहीं पर मुझे लगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन स्किल्स जो है कैसी हैं, कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया चीजें, लेकिन फिर भी आपके अगर डाउट आ रहे हैं, तो वो जो डाउट रेशो होता है ना, वो बताता है कि कितने लोगों को डाउट। अगर 80-90% बच्चों को डाउट रहेगा, इट मीन्स की टीचिंग स्किल को और बेहतर बनाने की जरूरत है। जितने ज्यादा डाउट रहेंगे, जितने ज्यादा कम समझ आएगा सामने वालों को, तो उतना ही ज्यादा हमें अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी जो अभ्यास है, उसको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, उसमें सुधार करने की जरूरत है, कमियों को दूर करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। NCF SE 2023 स्कूल शिक्षा में किस पर जोर देता है, बताइए। रटना आधारित पाठ्यक्रम, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, केवल परीक्षा परिणाम, या 21वीं सदी की दक्षताएं। बी और डी दोनों आंसर चल रहे हैं। किस पर जोर देता है? बी कह रहा है शिक्षक केंद्रित। नहीं, शिक्षक केंद्रित तो कहीं भी नहीं होता, बी वाले गलत है। स्कूल एजुकेशन है वैसे भी, वो स्कूल शिक्षा तो वैसे भी बच्चे पे, स्टूडेंट पे केंद्रित होती है ना, बच्चे पे केंद्रित होती है। शिक्षक केंद्रित तो गलत हो जाएगा, रटना भी गलत हो गया, केवल परीक्षा भी गलत हो गया। ऑप्शन वैसे भी डी बचता है हमारे पास। जी डी वाले सब सही है, जिसने डी दिया है, और जिसने बी दिया था वो एक बार ध्यान से पढ़े कि शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं होता, बच्चे के अनुसार शिक्षा होती है, बच्चे के अनुसार सब चीजें होंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
आरटीई 2009 के तहत निजी स्कूलों में सरकार की भूमिका क्या है? चलिए बताइए, प्राइवेट स्कूल में पूछ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में क्या भूमिका है? देखो, प्राइवेट स्कूल में मिड डे मील देने तो नहीं आएगी सरकार, अंतिम परीक्षा लेने भी नहीं आएगी, अंतिम क्या कोई भी परीक्षा लेने नहीं आएगी, और शिक्षक का वेतन भी तय नहीं करता है। क्या करती है सरकार? वंचित बच्चों के लिए जो 25% सीटें हैं उनको सुनिश्चित करती है, और उनका जो भी एक्सपेंस होता है वो भी देती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या को क्या करना चाहिए, बताइए। अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, केवल परीक्षा पर ध्यान दे, रचनात्मक को रोकना, कठोर पाठ्य पुस्तक पालन करना। जी बहुत बढ़िया, ए आंसर दे रहे हैं सभी। हाँ जी, ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि अनुभवात्मक जो शिक्षण है, जो एक्सपीरियंस लर्निंग है ना, कि करके सीखने वाली जो टीचिंग है, वो उसको बढ़ावा देना चाहिए कि बच्चा जो है करके सीखे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एनसीएफटीई 2009 में शिक्षक को कैसे माना गया है? ज्ञान प्रसारक, कार्यकर्ता, परिवर्तन के एजेंट या प्रशासक? प्रेमलता जी, आप एक बार चेक कीजिए, नेटवर्क चेक कीजिए, क्योंकि स्क्रीन शो हो रही है। ये जो अब भी ना ए आंसर दे रहे हैं, इनका इसका मतलब ये है कि आपके क्लास में ध्यान नहीं है। बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लग रहा है सच में आपके क्लास में ध्यान नहीं है, क्योंकि हम अभी एक क्वेश्चन करके हटे हैं कि शिक्षक को क्या माना गया है। ज्ञान प्रसारक या ज्ञान प्रदाता नहीं माना गया है, अभी बताया था मैंने। परिवर्तन के कारक, परिवर्तन के एजेंट। आप फिर से वही आंसर दे रहे हो जो गलती अपनी लास्ट क्वेश्चन में की, वही यही कर रहे हो, तो एग्जाम तक तो जाते जाते बिल्कुल ही भूल जाओगे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ध्यान रखिए प्लीज, थोड़े अटेंटिव रहिए। एमसीक्यूज का बेनिफिट यही है कि एग्जाम समझ के करिए, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। एनसीएफएसई 2023 किस पर जोर देता है, बताइए। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी ने, जो बी ऑप्शन दिया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। और जो वही है, इसी पे जो है एनसीएफएसई 2023 का जो सिद्धांत जोर देता है कि समग्र विकास हो बच्चे का, होलिस्टिक संपूर्ण विकास। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। आरटीई अधिनियम क्या निषेध करता है? जी, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हैं, कुछ दोबारा आ रहे हैं, पर अच्छा है कि रिपीट हुए तो हमें पता लग गया कि थोड़ी देर पहले ही किया हुआ क्वेश्चन जो है आप ध्यान नहीं दे रहे हो, गलत कर दिया। जी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंदा वसूली की कैपिटेशन फीस जो है उसको निषेध करता है, रोकता है कि चंदा वसूली नहीं की जाएगी, किसी तरह की डोनेशन नहीं ली जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना किस प्रकार का होना चाहिए? लर्निंग कैसी होनी चाहिए? फास्ट फास्ट आंसर कीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्लास की। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन सभी ने दिया है। बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित, बिल्कुल सही आंसर है। शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, रटने पर आधारित और परीक्षा केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एनसीएफटीई 2009 में किसके एकीकरण पर जोर दिया गया है? बहुत बढ़िया।
ए ऑप्शन जो है सभी ने दिया है और वही जो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं करेक्ट क्वेश्चन नंबर 32। एनसीएफएसई 2023 में मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन का मुझे लग रहा है ज्यादातर क्वेश्चन रिवाइज ही हो रहे हैं, कहीं ऑप्शन सेम है कहीं क्वेश्चन सेम है, ऐसा ही कुछ चल रहा है। वेरी गुड, बी ऑप्शन आ रहा है करेक्ट है सभी का। सतत एवं दक्षता आधारित जो है मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। आरटी अधिनियम 2012 संशोधन में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। जी बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिव्यांग बच्चों को शामिल करना। ठीक है, बाकी ऑप्शन वैसे भी नेगेटिव है कि अनिवार्य शिक्षा कम करना, मध्याह्न भोजन समाप्त करना, पीटीआर मानकों को समाप्त करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एनसीएफ 2005 का प्रमुख शिक्षण सिद्धांत क्या है, बताइए। मोस्ट ऑफ जो आंसर है 99% जो आंसर 99 या 100% है, चलिए जी बिल्कुल 100% सबका आंसर जो है ए आ रहा है। सीखना जो है वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए और ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रटने पर जोर नहीं होगा, केवल सिद्धांत आधारित नहीं होगा, परीक्षा आधारित भी नहीं होगा, तो किस पे होगा कि सीखना जो है लर्निंग वास्तविक जीवन। हेलो, आई एम ऑडिबल। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। आ रही है मैम, आ रही है। ओके ओके, मोनिका मैम शायद लेफ्ट हो गई हैं, एक मिनट में चेक करती हूँ। रामाशीष जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। किसी कारणों की वजह से शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो मोनिका मैम लेफ्ट हो चुकी हैं। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं।
मोनिका मैम का जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, उनके वहाँ कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थिंक हम लोगों को देख लेते हैं, 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं। हमारे सभी साथी अब कर ले, मैंने मैसेज कर दिया है मोनिका मैम जी को। 1 मिनट। नहीं सब आवाज आ रही है।